नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए रीट लेवल 1 और 2 के जितने भी साथी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जो रीट भर्ती परीक्षा 2022-23 की थी साथियों, 25 फरवरी 2023 को ये पेपर आयोजित हुआ था। इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे जो 300 मार्क के थे। साथियों, 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 3% गलत करने पर 1% काटा जाएगा। साथियों, इस पेपर का हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पेपर में प्रश्न आने की संभावना जताई जाती है। तो साथियों, ज़्यादा समय न गवाए, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? जो नहीं है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है आरक्षित वन, दूसरा ऑप्शन है अनारक्षित वन, तीसरा ऑप्शन सुरक्षित वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो साथियों, इसमें से कौन सी प्रशासनिक श्रेणी में नहीं आता वो हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, अनारक्षित वन। बी उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साथियों आरक्षित वन, सुरक्षित वन और वर्गीकृत वन, ये वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें से नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, वो पूछा जा सकता है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें राजस्थान में जो वनों का प्रतिशत है वो कितना परसेंट है? तो भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 9.60% साथियों हमारे राजस्थान में क्या है, वन है। तो ये आपको याद रखना है। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो साथियों ये वनों का जो प्रतिशत है वो लगभग 4.23% है, अगर आपसे भारत की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जाए। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आरक्षित वन है राजस्थान में, जो आरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों आरक्षित जो वन पाए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उदयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। इसके अलावा सुरक्षित वन जो इसको हम संरक्षित वन भी कहते हैं। साथियों संरक्षित जो वन हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 12 ज़िले में। 12 ज़िले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वनों की हम बात करें तो साथियों बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। तो इस तरह के फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आरक्षित वन जो हैं राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, सुरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं और अवर्गीकृत वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो साथ ही ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये हमारा नया चैनल है। जो हमारा पुराना चैनल था कांवत क्लासेज 2.0, उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से हम क्लास नहीं डाल पा रहे हैं। तो आज से सारी क्लास आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? साथियों ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया था कि त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो किस ज़िले में है, तो इसमें दे रखा है चित्तौड़गढ़। तो ये आपको नोट करके रखना है। अब ये किसने बनाया था वो भी हम आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है महाराणा मोकल, दूसरा है भोज परमार, तीसरा है महाराणा हरि सिंह और चौथा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भोज परमार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको याद रखना कि त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा इसका जो निर्माण भोज जो परमार है उसने इसका निर्माण करवाया था। साथियों आपको ये भी नोट रखना है कि 11वीं सदी में ये बना था। कब बना था? 11वीं सदी में। अब से आगे जो प्रश्न बनेगा यही पूछा जाएगा कि त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है वो कौन सी सदी का मंदिर है? तो ये है 11वीं सदी का। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो आपको ये भी याद रखना है विष्णु को। किसको समर्पित है साथियों? विष्णु जी को समर्पित है ये। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है 2025-26 जो रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, इसमें राजस्थानी भाषा जोड़ी गई थी। तो कुछ प्रश्न राजस्थानी भाषा से संबंधित भी आए थे और राजस्थानी भाषा में राजस्थान जीके के ही प्रश्न पूछे गए थे। तो कैसे प्रश्न पूछे हैं देखो, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस कोई न है। तो आपको ये बताना है जो हरजस है साथियों ये क्या है? लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा, लोकगीत। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो साथियों जो हरजस है
यह एक प्रकार का क्या है, लोकगीत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हरजस क्या है साथियों, लोकगीत। और आपको मैं बता दूं साथियों, हरजस का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो हरजस का जो अर्थ होता है साथियों, वो ईश्वर की स्तुति कराना। क्या होता है, ईश्वर की स्तुति कराना। साथियों ईश्वर को जो याद कराता है उसको हरजस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों आप जो क्लास है आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि रीड संबंधित सारी क्लासें L1 हो या L2 हो, सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों हम प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्लास लेकर आएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो साथियों जो चंबल बेसिन है उसकी खंड भूमि को, जब हमने पिछली बार रीट की तैयारी करवाई गई थी साथियों 2021-22 वाली भर्ती के लिए, तो उसमें ये प्रश्न करवाया था, यूं कि यूं आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। तो साथियों इससे संबंधित भी, बेसिन से संबंधित भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है अवनलिकाएँ, दूसरा ऑप्शन सेम, तीसरा ऑप्शन चादर धुलन, चौथा ऑप्शन है भूमि समर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अवनलिकाएँ अपर्दन। साथियों अवनलिकाएँ जो है ये चंबल बेसिन से संबंधित है, और चंबल बेसिन में साथियों जो मृदा प्रदन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो चंबल बेसिन में जो साथियों मृदा प्रदन होता है उसको बोलते हैं कंदरा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको नोट कर लेना है कि जो मृदा प्रदन होता है चंबल बेसिन में उसको कंदरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साथियों जो चंबल बेसिन क्षेत्र है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, जैसे चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इसके अलावा साथियों बूंदी है, सवाई माधोपुर है, प्रतापगढ़ है, टोंक है, साथियों झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, धौलपुर है। इस तरह के टोटल जो ज़िले हैं राजस्थान के वो 11 ज़िले आते हैं इसमें चंबल बेसिन क्षेत्र में, तो ये आपको याद रखना है। साथियों इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेम। तो सेम से संबंधित भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेम क्या होता है साथियों, ये एक सेम समस्या है राजस्थान में जो अधिकतर हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र, ये किस जिले से संबंधित है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। साथियों इसके अलावा बीकानेर जिला भी इसमें थोड़ा बहुत आता है। तो ये आपको नोट करना है कि जो सेम समस्या है राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इन जिलों में ये समस्या अधिकतर पाई जाती है, देखने को मिलती है। साथियों चादर धुलन, चादर धुलन क्या होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चादर धुलन एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन होता है साथियों, जिसमें जो हमारे शीतलाष्टमी जयपुर में अगर हम बात करें, जयपुर में शीतलाष्टमी, शीतला देवी का जो मंदिर है उसमें शीतलाष्टमी को साथियों जो चादरों की धुलाई होती है उसको हम चादर धुलन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये किस ज़िले से संबंधित है, जयपुर ज़िले से संबंधित है। तो ये भी आपको नोट करना है। अगली वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए चादर धुलन का संबंध किस ज़िले से है या किस स्थान से है, तो आपको ये याद रखना है साथियों शीतला मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है भूमि समर्पण। तो भूमि समर्पण क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। भूमि समर्पण साथियों किसी भी मालिक या किसान द्वारा अपनी जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसको सरकार को सौंपना। किसको सौंपना, सरकार को सौंपना ही क्या होता है साथियों, भूमि समर्पण माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या है, अवनलिकाएँ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों आपको पूरे प्रश्न इसी तरह एनालिसिस करवाए जाएंगे और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे 150 प्रश्न हैं, इन सभी का हम वाक्यात्मक एनालिसिस करेंगे। और L1 का ये पेपर है साथियों। इसके अलावा L2 का जब हम पेपर का एनालिसिस करवाएंगे सारे सब्जेक्ट वालों के, तो इसी तरह एनालिसिस करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य कुणो लिख्यो। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मेहाजी गोदारा। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों, मेहाजी गोदारा ने काव्य लिखा था रामायण से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है
ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न साथियों बार बार देखने को मिलते हैं। तो आपको हम इसका जो सही आंसर है उसको हम बताते हैं कि राजस्थान में वालर, साथियों वालर भी आता है, कभी कभी ये वालरा भी आता है। तो वालरा कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, बागवानी कृषि। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो होगा स्थानांतरित कृषि। साथियों वालरा या वालर जो कृषि है इसको किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि। और ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस ज़िले में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी राजस्थान, बात करें बांसवाड़ा ज़िला, साथियों डूंगरपुर और इसके अलावा उदयपुर, इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा ये वालरा की जो कृषि है साथियों ये होती है। साथियों आदिवासी जो समुदाय है इस कृषि को करता है, जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? झूम खेती। अगर झूम खेती ऑप्शन में हो तो हमको झूम खेती ही करना है। स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वालरा कृषि या वालर कृषि को। तो ये आपको नोट कर लेना साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। साथियों ये लगभग 2 से 3 वर्षों के लिए एक जगह कृषि की जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट मतलब अगले जो स्थान है उस पर चले जाते हैं। ये 2 या 3 साल के लिए जब तक वो उपजाऊ होती है भूमि, जब तक वहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद में स्थान चेंज कर लेते हैं। साथियों हम वालर से संबंधित अगर बात करें तो वालर एक प्रकार का क्या है साथियों? नृत्य भी है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि वालर एक प्रकार का क्या है साथियों? नृत्य है। और वालर जो नृत्य है उसको कौन सी जनजाति के लोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये है साथियों गरासिया। अगर आपको से कोई पूछ ले कि वालर क्या है तो वालर एक नृत्य भी है और कृषि से संबंधित भी है। और ये वालर जो नृत्य की बात करें तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? गरासिया। और साथियों गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया जनजाति राजस्थान के सिरोही और उदयपुर ज़िले से संबंधित है। किससे है? सिरोही और उदयपुर। सिरोही और उदयपुर में ये जनजाति अधिकतर देखने को मिलती है। साथियों वालर जो नृत्य है गरासिया जनजाति करती है, तो इसकी एक अहम कड़ी ये है कि ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। जो नृत्य है साथियों बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है ये फैक्ट कि बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है साथियों वालर नृत्य। और इसको साथियों स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ जाए कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं या पुरुष मिलकर अकेला करता है या फिर महिलाएं करती हैं, तो इसको स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं साथियों। इसको बोलते हैं हम वालर नृत्य। ठीक है, तो वालर नृत्य से संबंधित कभी प्रश्न आए तो इनके अलावा कोई फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि वालर नृत्य है जो कौन सी जनजाति करती है, तो गरासिया करती है साथियों। और वालर एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है। और वालर नृत्य साथियों स्त्री जो पुरुष हैं दोनों साथ मिलकर करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों 7वां प्रश्न, उसमें क्या पूछा गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? साथियों ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 1992, दूसरा ऑप्शन 1982, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन है 1962। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों भारतीय वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था साथियों 1972 में। अगर आपसे कोई दिनांक पूछे तो उसमें आपको बताना है 9 सितंबर। क्या बताना है साथियों? 9 सितंबर। और साथियों इसके अलावा हम बता दें आपको कि ये राजस्थान में कब लागू हुआ था, तो 1 सितंबर को। ठीक है, लेकिन 1 सितंबर 1973 है वहाँ पे। क्या है? 1 सितंबर 1973। राजस्थान की अगर कोई बात करे तो 1 सितंबर 1973 को ये लागू हुआ था। और भारतीय वन जीव संरक्षण की डायरेक्ट अगर बात करें हम तो 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम लागू किया गया था। साथ ही इसके लिए सबसे पहले जो कानून बना था वो 1887 में बना था। भारतीय वन जीव संरक्षण को बनाने से पहले सबसे पहले एक कानून बनाया गया था, पहला कानून। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला कानून कब बना। तो साथियों इस कानून का जो नाम था वो था जंगली पक्षी संरक्षण अधिनियम। क्या था साथियों? जंगली पक्षी
संरक्षण अधिनियम। क्या था साथियों? जंगली पक्षी संरक्षण अधिनियम। और जंगली पक्षी संरक्षण अधिनियम जो बना था, कब बना था? 1887 में बना था साथियों। पहला कानून था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लागू होने से सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1887 में हुई थी। तो ये आपको नोट रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है रामस्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नी है। आपको बताना है साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धान कथावां। क्या है साथियों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, धान कथावां। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है 9वां प्रश्न हमारा मुगल से संबंधित है साथियों, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित साथियों जितने भी कंटेंट है आपको यहाँ कम समय में सारे के सारे उपलब्ध कराए जाएंगे और व्याख्यात्मक उनका एनालिसिस करवाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो जो मनसब है साथियों, एक मनसबदारी होती थी, उसमें जो सिस्टम होता है सेना का उसमें कम ज़्यादा किया जाता था। तो इसमें किसकी कम की थी ये हमको बताना है। तो जहांगीर के समय की अगर बात करें साथियों तो भगवंत सिंह था, जगत सिंह था, जसवंत सिंह था या मान सिंह था जिसकी मनसबदारी कम की थी। तो जहांगीर ने साथियों मान सिंह, ठीक है, जो राजा मान सिंह था उसकी मनसबदारी को क्या किया था? कम किया था। 7,000 इसकी जो अकबर था इसका जो राजा था उस समय का, तो उसने 7,000 कर दी थी, लेकिन उसने घटा कर जहांगीर ने कितनी कर दी इसकी मनसबदारी को? 5,000 कर दिया था। तो आपसे अगर कभी पूछे कोई तो जहांगीर ने कम की थी साथियों, किसकी की थी? मान सिंह की। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो साथियों जो फड़वाचन है इससे संबंधित कौन है ये हमको बताना है। भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भोपे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। जो भोपे हैं वो फड़वाचन से संबंधित है या फड़ का वाचन करते हैं। अब साथियों इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है, जो फड़वाचन है साथियों, फड़वाचन में सबसे प्रसिद्ध कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है साथियों? तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है श्रीलाल जोशी। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फड़वाचन से संबंधित कलाकार कौन है, तो श्रीलाल जोशी है साथियों इसका मुख्य कलाकार। इसके अलावा प्रदीप मुखर्जी भी है, शांतिलाल जोशी भी हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है श्रीलाल जोशी। इसके अलावा साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो पाबूजी की फड़ है, किसकी? पाबूजी की। तो साथियों पाबूजी की जो फड़ है इसका जो नायक होता है या जिसको हम बोल सकते हैं कि पाबूजी की जो फड़ का वाचन करते हैं कौन सी जाति के भोपे करते हैं, तो ये होता है साथियों आयदी जाति। कौन सी जाति होती है? आयदी जाति। पाबूजी की फड़, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन है जो रात में किया जाता है पाबूजी की फड़ का। तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है। इसका जो भोपे होते हैं कौन से जाति के भोपे होते हैं? वो आयदी जाति के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ है एक साथियों, कौन से नारायण जी? देव नारायण जी। तो साथियों देव नारायण जी की अगर बात करें तो इसकी फड़ का वाचन भी भोपे ही करते हैं, लेकिन वो किस जाति के होते हैं साथियों? गूजर जाति के। गूजर जाति के जो भोपे होते हैं साथियों वो देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं। और इसमें क्या करते हैं साथियों? सांपों के चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सांपों के चित्र को चित्रित करते हैं इस फड़ के द्वारा। तो पाबूजी की फड़ आयदी जाति के भोपे हो गए, देवनारायण जी की फड़ गूजर जाति के भोपे हो गए। एक आता है साथियों समदला फड़। क्या होता है साथियों? सॉरी समदला नहीं, रामदला, रामदला फड़। तो साथियों रामदला जो फड़ है इसका वाचन भाट जाति के जो भोपे होते हैं वो करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम पूछे जाते हैं कि किस फड़ का वाचन किस जाति के भोपे करते हैं। तो फड़ों का वाचन तो भोपे ही करते हैं, लेकिन उनमें भी कई जातियाँ बनी हुई है। जैसे पाबूजी की फड़ है, ये सबसे लोकप्रिय फड़ है राजस्थान की, और आयदी जाति के भोपे करते हैं। देवनारायण जी की फड़ साथियों गुजर जाति के भोपे करते हैं,
और रामदला जो फड़ है इसको भाट जाति के भोपे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथियों मैं बता दूं, जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो इसके अलावा जो ये टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है प्रीवियस पेपर से संबंधित, ये सारे प्रीवियस पेपर हल कराने के अलावा हम प्रत्येक मतलब टॉपिक वाइज, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक वाइज रोज़ एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आएंगे जिसमें प्रत्येक टॉपिक का एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको प्रीवियस पेपर के माध्यम से ही टॉपिक को हल करवाया जाएगा जिसमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी हम ज्वाइन करने वाले हैं। शुरुआत करने वाले साथी काफ़ी कम समय बचा है आपके पास, तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है और सारे पेपर आपको यहाँ पर हल देखने को मिलेंगे वाक्यात्मक रूप से। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया इसमें वो है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो जो नहीं है वो हमको बताना है, स्वांग, रम्मत, डाडी या फिर साथियों ख्याल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है डाडी। साथियों सी जो ऑप्शन है ये इससे संबंधित नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों स्वांग क्या है, रम्मत क्या है, ख्याल क्या है। तो स्वांग की अगर बात करें साथियों तो स्वांग एक बहरूपिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बहरूपिया। ये बहरूपिया होता है साथियों। और बहरूपिया स्वांग की अगर बात करें तो इसके जो कलाकार है वो कौन है, जानकी लाल भांड, जो प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों स्वांग से संबंधित जानकी लाल भांड का नाम आप जोड़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जानकी लाल भांड किससे संबंधित है, तो बहरूपिया से संबंधित है, स्वांग से संबंधित है, एक ही बात है दोनों। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट बात करें साथियों रम्मत की, तो रम्मत जो है साथियों बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, रम्मत को जो रम्मत होता है इसका जो कलाकार है उसको खेलर बोलते हैं साथियों। ये एग्जाम में पूछा गया था खेलर क्या है, तो रम्मत से संबंधित होता है साथियों खेलर। जो रम्मत का कलाकार होता है और किस क्षेत्र से संबंधित है, बीकानेर और जैसलमेर, इन दोनों ज़िले से संबंधित है रम्मत। और साथियों इसका जो कलाकार है उसको खेलर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों एक ख्याल होता है हेला ख्याल। हेला ख्याल काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया था और हेला ख्याल जो है साथियों सवाई माधोपुर का है। कहाँ का है, सवाई माधोपुर दौसा टोंक से संबंधित है ये। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में साथियों बार बार आपको देखने को मिलते हैं और हम जितने पेपर एनालिसिस करवाएंगे उसमें व्याख्यात्मक रूप से करवाएंगे तो वो आपको आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ में पढ़ व लिख सकता है वह कहलाता है। तो साथियों जो पढ़ लिख सकता है वो क्या कहलाता है, ये हमको बताना है। तो उसको हम बोल सकते हैं साथियों साक्षर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है। तो आपको बताना है जो जसनाती संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है साथियों वो कहाँ पर है। तो साथियों जसनाती संप्रदाय की हम बात करें तो ये साथियों एक निर्गुण संप्रदाय है। क्या है, निर्गुण संप्रदाय है। इसमें कुल अगर नियम की बात करें तो 36 नियम है। कितने नियम है इस संप्रदाय में, 36 नियम है जो एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हम आपको ये फैक्ट बता रहे हैं। इसके अलावा साथियों जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं साथियों और फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में साथियों प्रधान पीठ है इसकी। इसके अलावा साथियों इसमें 5 ठिकाने माने गए हैं। कितने माने गए, 5 ठिकाने। जसनाती संप्रदाय की बात करें हम तो इसके 5 ठिकाने साथियों। 12 क्या है, धाम है इसके। जसनाती ठिकाने जो जसनाती संप्रदाय है उसके 5 ठिकाने, 12 धाम। और साथियों 84 बाड़ी मानी गई है। क्या है, 84 बाड़ी है साथियों। और 108 प्रतिष्ठान। ठीक है, कितने, 108 प्रतिष्ठान।
तो ये आपको नोट करना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जसनाती संप्रदाय से संबंधित, तो उसकी शाखा जो है साथियों वो 5 जिसको हम ठिकाने बोलते हैं, 12 धाम है इसके साथियों, 84 बाड़ीहर, 108 प्रतिष्ठान है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, नेक्स्ट इसमें प्रश्न पूछा गया है साथियों, किधर है साथियों, अभी देखते हैं, ये रहा। अच्छा, 1938 में करौली राज्य जो है साथियों प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है करौली प्रजामंडल की स्थापना पहली बात तो 1938 में हुई है, और इसकी स्थापना किसने की है हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन मदन सिंह, दूसरा ऑप्शन गोपाल सिंह, चौथा गोपीलाल यादव, तीसरा गोपीलाल यादव और चौथा त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों कौन सा है, ये हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है त्रिलोकचंद माथुर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों हम बात करें गोपाल सिंह है, इसने भरतपुर प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए साथियों। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के साथ में ये अध्यक्ष रहे थे, क्या रहे थे, यहाँ के अध्यक्ष। भरतपुर प्रजामंडल के अगर आपसे पूछा जाए जब स्थापना हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन था, तो गोपाल सिंह था साथियों। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा इसको हम बोल सकते हैं। और इस प्रजामंडल की किसकी बात करें, भरतपुर प्रजामंडल की। तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना साथियों हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, रेवाड़ी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भरतपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष गोपाल सिंह खरवा थे साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और इससे संबंधित साथियों कुछ कैंडिडेट हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है। एक किशन लाल, एग्जाम पूछा जाता है, किशन लाल भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित साथियों। एक मास्टर आदित्येंद्र, क्या है साथियों, मास्टर आदित्येंद्र। एक साथी युगल किशोर है, कौन है, युगल किशोर चतुर्थवेदी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे साथियों। और एक पूछा गया प्रश्न जो है वो ये है कि जो भरतपुर प्रजामंडल है साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित ऐसी महिला जो जेल गई थी, तो उसका नाम क्या था साथियों, सुशीला। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम था उसका, सुशीला त्रिपाठी। ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है साथियों, सुशीला त्रिपाठी। ठीक है, तो ये एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास अच्छी लगी तो साथियों अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको रीड से संबंधित सारी क्लासें यहाँ देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है साथियों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में विस्तृत है? तो साथियों मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं कौन से ज़िले में हैं ये हमको बताना है। जोधपुर नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़ कोटा, अजमेर जयपुर। तो इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है साथियों। जो सही आंसर है उसको कमेंट करना और क्लास के बारे में बताना आपको क्लास कैसी लगी। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम व्याख्यात्मक रूप से सारे प्रश्न एनालिसिस करवाएंगे। और साथियों टॉपिक संबंधित भी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।